ब्रेक के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल प्रोग्राम सलाम जेके में। जो आप इस वक्त देख रहे हैं, अब ज़रा बात मिलिटेंसी की करते हैं, क्योंकि मिलिटेंसी का जिक्र इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लगातार ऑपरेशंस जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहे हैं। जम्मू के बालाई इलाकों के अंदर भी ऑपरेशन चल रहा है और कश्मीर के अंदर भी ऑपरेशन चल रहा है। और जब हम साउथ कश्मीर की बात करें तो पिछले महीने में शायद ही कोई मॉर्निंग शो होगा जिसमें हमने शुरुआत एनकाउंटर से ना की हो और फिर एनकाउंटर ख़त्म होते होते हमने आपको ये ना बताया हो कि उसमें कोई टॉप मिलिटेंट कमांडर मारा गया या मिलिटेंट मारे गए। तो ये फिगर्स लगातार पाइल होते गए, ये जो कंपाइल होते गए, तो पता लगा कि 100 से ज़्यादा मिलिटेंट जो जनाब जम्मू कश्मीर के अंदर मारे गए एक महीने के दौरान, जो सबसे हाईएस्ट था इस साल के दौरान। फिर बयानात भी आते रहे, डीजी साहब का बयान भी अपनी जगह आया, आईजीपी साहब लगातार ब्रीफिंग करते रहे, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी अपने तरीके से रिपोर्ट जो है वो भेज दी और सबके कंपाइल करने के बाद ये लग रहा था कि मिलिटेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो रही है और नई रिक्रूटमेंट जो है वो कम हो रही है। लेकिन जब दोबारा से बयानात आना शुरू हो गए, रिव्यू होना शुरू हो गया, तो मालूम पड़ा कि लोकल मिलिटेंट्स भी दोबारा सब बंदी हो रही है। यह बड़ा मामला इस वक्त है। 5 अगस्त के बाद यह माना जा रहा था सिचुएशन इंटायरली चेंज हो गई है, सिचुएशन विजा विज मिलिटेंसी जो है वो बड़े पैमाने पर कंट्रोल में है। लेकिन जब 107 मकामी नौजवान और 11 गैर मुल्की मिलिटेंट इस वक्त मौजूद होंगे तो ये एक बड़ा सवाल है कि जनाब सिचुएशन कहाँ की ओर जा रही है। और कल जो बात कही गई है उसमें कहा गया कि राउंडली 50% कमी हुई है नौजवानों की मिलिटेंसी रैंक में ज्वाइन करने में। जब आप 50% कमी बोलते हैं, डैट मीन्स अगर एक साल में 100 लड़के जाते थे तो अब 50 ही गए हैं, ये कल का बयान है। लेकिन जब फिगर्स को आप देखते हैं, वजारत दाखिला के फिगर्स को देखते हैं और मिलिटेंट के मरने के फिगर्स को देखते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा तजाद जो है वो आपको नज़र आएगा। तो कुल मिलाकर पिछले 6 महीनों के दौरान 118 मिलिटेंट भी मारे जाने की बात कल आईजीपी कश्मीर ने कही और उसमें उन्होंने कहा कि 107 जो है जनाब वो लोकल है और 11 नॉन लोकल जो है वो मारे गए हैं। और एक्टिव मिलिटेंट्स की तादाद, यानी एक्टिव मिलिटेंट्स की तादाद 160 से 170 के बीच में है। अब जो नाजरीन हमारी नशरियात को लगातार देख रहे होंगे पिछले 2-3 सालों के दौरान, तो आपको ये फिगर्स टैली करने में ज़्यादा आसानी होगी। 160 से 170 के दरमियान मिलिटेंट अभी भी मौजूद है। फौजी सरबराह, साबिक फौजी सरबराह जब दौरे पर आए थे तो उन्होंने भी इसी फिगर को टो किया था। उसके बाद जो कोर कमांडर आए उन्होंने भी इसी फिगर को टो किया, आईजीपी साहब ने भी इसी फिगर को टो किया। तो 50% कम होने वाला मामला जो है यहाँ पर सवाल उस पर कुछ लोगों की तरफ से उठाया जा रहा है। ताहम क्या कुछ आईजीपी कह रहे हैं, ज़रा पहले इसको आप सुन लीजिए, उसके बाद रिकवरियाँ क्या हुई हैं वो हम आपको बताएंगे और साथ साथ फिर आगे जब हम चलेंगे तो बात मिलिटेंसी के साथ यात्रा की भी करेंगे, क्योंकि वो यात्रा अमरनाथ यात्रा इसके साथ को लिंक्ड रहती है। वो जरा हम आपको बताएंगे क्यों है को लिंक्ड। पहले जरा आईजीपी कश्मीर को एक बार फिर सुन लीजिए। मुझे भी 6 मंथ पूरा हो गया है। इस 6 महीना में जेएनके पुलिस सिक्योरिटी फोर्स मिलकर बहुत सारे काम किए हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहता हूं कि जहाँ तक टेररिस्ट की बात है कि लगभग 118 मिलिटेंट्स मारे गए, जिसमें 11 जो है वो पाकिस्तानी एफटी है और 107 मिलिटेंट्स जो है ये लोकल है। जहाँ तंजीम की बात करेंगे तो 118 में से 57 मिलिटेंट्स है ये एचएम का है। उसके बाद सेकंड नंबर आता है लश्कर तोयबा का, 24 लश्कर तोयबा का है और जैश मोहम्मद का 22 है, एजीएच का 7, आईएसजे का 7 और अल बदर का एक सिंगल मिलिटेंट मारा गया है। ऑलमोस्ट 50% मिलिटेंट्स है यह एचएम का है। इस 6 महीना में जो टॉप कमांडर्स मारे गए हैं, कमांडर क्या कहेंगे, अपने अपने जो तंजीम का चीफ था, एचएम का रियाज नायकू, एलिट का हैदर, जैश मोहम्मद का कारी यासिर, एजीएच का बुरहान कोका और उसके अलावा 2 बड़ा फेमस मिलिटेंट मारे गए हैं, नोटोरियस टाइप के थे, फौजी जो एक्सपर्ट थे आईडी का, और दूसरा एचएम का पोस्टर बॉय और हुर्रियत का लीडर का बेटा जुनिस सर है, आप सब जानते हैं, जो कि लोगों को खास यूथ को मोबिलाइज करने में, रिक्रूट करने में, फंड्स इकट्ठा करने में उसका बहुत रोल था। इस साल जब हम लोग कंपेयर करते पिछले साल इस साल के रिक्रूटमेंट में, तो 2019 में जनवरी से जून तक में लगभग 1 to 9 129 नए लड़के ज्वाइन किए थे मिलिटेंसी।
इस साल 6 महीना में 67 ज्वाइन किया है। तो डाटा शो करता है कि लगभग 48% डिक्लाइन हुआ है, जो हमारे के लिए, सोसाइटी के लिए और पुलिस फोर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है। उस 67 में भी हम देखेंगे तो लगभग 24 जो है वह इनकाउंटर में न्यूट्रलाइज हो गए हैं, 12 उसमें से अरेस्ट हो गया, बाकी फील्ड में है। और उनके पेरेंट्स से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं कि अपने बच्चों को वापस लाए और उनको समझाए। अगर कोई आगे आके लाता है पेरेंट्स को तो उसके खिलाफ हम लोग लीगल कार्रवाई नहीं। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां उन्होंने वालिदैन से एक बार फिर अपील की कि जो लोग मिल्टन 2 के सफ़ों में शामिल हो चुके हैं, अगर उनको नौजवानों को वापस लाएंगे तो सरेंडर का भी उन्हें मौका दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो उन्होंने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और मामलात का भी जिक्र किया, मंशियात से लेकर उन हथियारों का भी जो अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस या दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज ने इन कार्रवाइयों के दौरान जो एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस चले हैं, इनमें अभी तक उनके मुताबिक जो 107 मिलिटेंट्स, जो अभी तक कुल मिलाकर 118 मारे गए हैं, 107 जो कि लोकल्स थे, मकामी थे, मुख्तलिफ तंजीमों से वाबस्ता थे और ज़्यादा हिज़्ब नामी तंजीम से, 11 जो कि फॉरेन मिलिटेंट्स वो बता रहे हैं। और इसके साथ साथ उनके मुताबिक अभी भी 160 से 170 ऐसे मिलिटेंट्स हैं जो कश्मीर वादी के मुख्तलिफ अजला में एक्टिव हैं। साथ ही साथ कोविड-19 की सिचुएशन के दौरान उनके मुताबिक कि हालात ऐसे बने जहां पर जब एनकाउंटर्स हुए, मिलिटेंट मारे गए, तो कुछ ख़ास जो कब्रिस्तान बनाए गए हैं, जो गैर मुल्की या मकामी मिलिटेंट मारे जाते हैं, उनको भी इन दिनों वहाँ पर दफनाया जा रहा। तो उनके मुताबिक सोनमर्ग के साथ साथ हंदवारा और बारामूला के अंदर 79 मिलिटेंट्स को दफनाया गया कोविड-19 के इन्हीं हालात के बीच में, जो मुख्तलिफ एनकाउंटर्स में मारे गए। और इसके साथ साथ उस वक्त जब इन लोगों को दफनाया जा रहा था तो तदफीन के वक्त इनके फैमिली मेंबर्स भी वहां या रिश्तेदार वो भी यहाँ मौजूद रहे। 6 महीनों के दौरान कुल मिलाकर 304 केसेस रजिस्टर किए गए और उन 304 में 496 इंडिविजुअल्स भी थे, जो अभी आप बता रहे थे मंशियात के हवाले से। तो यहाँ पर भी पुलिस ने कहा कि देखिए हमारे लिए टू फ्रंट है, एक तरफ से मिलिटेंसी, एक तरफ से मंशियात है, और दोनों पर हम जो है मिलकर काम करें। फटाफट से ज़रा बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अमरनाथ यात्रा के हवाले से, क्योंकि अमरनाथ यात्रा भी होगी नहीं होगी अभी पसुपेश के अंदर फंसी हुई है। लेकिन ज़रा के मुताबिक जो हमें बताया जा रहा है वो ये है कि कर्टेल किया गया, और वो डेट्स हमने ऑलरेडी आपको बता दी थी, और बहुत कम लोगों को यात्रा की इजाज़त होगी। इसमें डू एंड डोंट्स कैसे होंगे, आज जब वजारत दाखिला के अंदर मीटिंग होगी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की वज़ीर दाखिला के साथ, उसके बाद माना जा रहा है कि वो श्रीनगर आएंगे और अनलॉक 0.3 के जो खदकाल होंगे उसमें कहीं ना कहीं इसका जिक्र भी जो होगा। ये जो तस्वीरें हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख सक रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर गांदरबल जो है उन्होंने आज खुद मुआयना किया है अमरनाथ यात्रा के हवाले से इस ट्रैक का, क्योंकि यही वो ट्रैक है जिस ट्रैक से इस यात्रा को आगे जाने की इजाज़त जो है वो दी जाएगी। और ख़ुद ज़िला तरक्याती कमिश्नर गांदरबल ने इस इलाके का मुआयना किया और मुआयने के दौरान उन्होंने देखा कि क्या कुछ करने की ज़रूरत है और किस तरीके से इस यात्रा को और ऐसन बनाया जा सकता है ताकि जो लोग आएंगे, जो कम कलील तादाद में लोग आएंगे, उन्हें किसी तरीके की मुश्किलों का सामना जो है वो ना करना पड़े। ये यात्रा की विजुअल्स, और देख सकते हैं कि डिप्टी कमिश्नर के हमरा कुछ और लोग भी हैं जो कल इस यात्रा के लिए चले गए थे। हमारे साथ सलीम वानी इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ज़िला तरक्याती कमिश्नर गांदरबल शफकत इकबाल साहब की इतलात जो और विजुअल जो आ रहे हैं वो ख़ुद मुआयना करने गए थे इस रूट का, कहाँ तक वो गए और क्या कुछ उसके बाद उनकी बात तो हुई है, कितना ट्रैक क्लियर है? जी बिल्कुल, जो कल डिप्टी कमिश्नर गांदरबल शफकत इकबाल जो उसने खुद अमरनाथ केव का जो विजिट किया, उसके साथ जो R&B का टीम भी था और सारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स है जो अमरनाथ जो यात्रा जो बेस कैंप बनाते हैं वो भी साथ थे। तो उसका यही कहना है कि अभी तक हमने खाली यात्रा जो ट्रैक है उसको तैयार किया है, बिल्कुल वो रेडी है, लेकिन अभी जो बाहर दिल्ली से या अभी LG से कोई फैसला नहीं आया कि यात्रा को फाइनलाइज जो 21 से या 17 से जो डेट ऑलरेडी दिया गया था, अभी उसमें हतमी फैसला नहीं हुआ है कि यात्रा होगी या नहीं होगी। अभी कोई फाइनलाइज डेट नहीं हुआ है कि क्या होगा। लेकिन कल उसने बजाते खुद जो शाइन बोर्ड जो केव का जो यात्रा की ट्रैक का विजिट किया, उसमें वो पूरे मुतमईन से हुए कि ट्रैक तैयार है, और उसके साथ सारे डिस्ट्रिक्ट अफसरान भी और शाइन बोर्ड के अफसरान भी थे और ट्रैक को खुद उन्होंने जायजा लिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं यात्रा जो है वो इसी रास्ते से होगी, और यही वजह कि जिला तरक्याती कमिश्नर साहब ने घोड़ों का इस्तेमाल करके पूरे ट्रैक कर चले गए। और कहाँ तक ये गए थे, क्या गुफा तक चले गए थे या बेस कैंप तक ही?
जी बिल्कुल गवर बराबर ये गुफा तक पहुंचे थे और आज खुद ये गुफा से उन्होंने भी लाया था कि वहां पे भी उन्होंने जो वहां पे जो ट्रैक है, ट्रैक के बाद जो वो सीढ़ियां होती है उनके पूरी तरह से उसने विजिट किया। और पहले ही ऑलरेडी हुआ है कि इस बार अनंतनाग से कोई यात्रा नहीं होगी और सोनमर्ग से यात्रा होगी। जो भी यात्रा होगी सोनमर्ग ट्रैक से होगी। अब सूत्रों के मुताबिक जो यहाँ पे जो चल रहा है कि 6 तारीख को जो फाइनलाइज होगा कि यात्रा होगी या नहीं होगी, वो 6 जुलाई को फैसला आएगा दिल्ली से। तो उसके बाद ही जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोई फैसला दे सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया सलीम हमारे साथ ज्वाइन करने के। जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल शफकत इकबाल ने कल अमरनाथ यात्रा का जायज़ा लिया, खुद यानी यात्रा के रूट का जायज़ा लिया और गुफा तक वहाँ पहुँचे। इंतज़ामात का हतमी शक्ल देने के लिए R&B महकमा और दीगर महकमों के अफसरान भी उनके साथ। ये देखिए, ये जो घोड़ों पर है ये कोई यात्री नहीं है, ज़िला तरक्याती कमिश्नर है, उनका सिक्योरिटी का अमला है, उसके साथ साथ R&B के और ज़िम्मेदार। और इस यात्रा को करवाने के लिए जिन जिन महकमों की ज़रूरत पड़ती है वो सारे लोग कल आज खुद वहाँ पर पहुँचे थे और ऑन ट्रैक देखा उन्होंने कि क्या यात्रा फिजिबल है, रोड खुल गया है, नहीं खुल गया, क्या कुछ और करने की ज़रूरत है। ये तो थी यात्रा के हवाले से बात। आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब ज़रा बात करते हैं हाउस बोट्स की। हाउस बोट्स जो जम्मू कश्मीर की टूरिज़म के हवाले से एक शहरक की हैसियत रखती हैं और श्रीनगर के अंदर जब भी सयाह आते हैं और झील डल का नज़ारा लेते हैं तो ज़रूर हाउस बोट्स की और पुरकैफ नज़ारों की ओर वो देखते हैं, क्योंकि हाउस बोट के अंदर की दिलकशी जो है वो हर एक सयाह को अपनी ओर खींचने में कामयाब हुई है आज तक। और यही वजह कि बैनुल-अक़वामी सयाह से लेकर मकामी सयाह अक्सर कोशिश करते हैं रात दिन नहीं तो चंद लम्हात ही सही हाउस बोट के अंदर गुजारे जाएं, क्योंकि पानी के ऊपर ये जो खूबसूरत घर होता है ये इंतहाई इंटीरियर के हिसाब से जब आप देखेंगे तो दीदाज़ेब होता है और इसकी पुरकशिश जो मनाजिर वहाँ से देखने को मिलते हैं उसको देखने के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर सयाह भी जो आते हैं। लेकिन इन दिनों ये सारे लोग जो हैं वो परेशान हैं। हुकूमत की तरफ से नई पॉलिसी का एहतमाम किया गया है और नई पॉलिसी को लेकर ये लोग सरापा एहतजाज है और अब ये कह रहे हैं कि हम तो आहिस्ता आहिस्ता करके इस पूरे मामले को ख़त्म ही कर रहे हैं और हुकूमत जिस तरीके से अदम तवज्जुही का शिकार हो रही है और हमें इन अपने हाउस बोट्स को रिन्यू करने के लिए भी, अप्लाई करने के लिए भी काफ़ी पेचीदगियाँ खड़ी कर दी गई हैं। और अगर इन्हें मरम्मत करनी है तो मरम्मत तो दूर, हम तो एक कील भी इस पर नहीं ठोक सकते हैं। जी आसिफ। बिल्कुल, जो हाल ही में सरकार की तरफ से एक नई पॉलिसी जारी की गई थी और उस पॉलिसी के मुताबिक काफ़ी परेशानियां भी इन लोगों को आ रही है। दरअसल सरकार की तरफ से क्योंकि 20-25 सालों से जो ऑलरेडी हाउस बोट्स हैं या शिकारा वाले हैं उनको अब दोबारा यहाँ पर कोई नया बोट बनाने की इजाज़त नहीं होगी और जो पिछले 20-22 सालों से यहाँ काम कर रहे हैं उनको सिर्फ दोबारा रजिस्टर करने के लिए या जो ऑलरेडी यहाँ पर काम कर रहे जो शिकारा वाले हैं या फिर हाउस बोट ऑनर्स हैं उनको सिर्फ रिपेयरिंग की इजाज़त होगी। इस तरह का हुक्मनामा जारी किया गया था और इस एडवाइजरी के मुताबिक कि नए जो कंस्ट्रक्शन का काम है डल में और नगीन लेक के अंदर बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा। इस पॉलिसी के बाद दो तरह की मुश्किलात इन लोगों के सामने खड़ी हो गई। एक ये कि जो लोग करीब 30-30, 40-40 सालों से अपने यहाँ पर सर्विसेज दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन लोगों को इसलिए मुश्किलात आ रही थी क्योंकि उन्हें वाकई में पुराने नहीं, जो खुद हाउस बोट ऑनर्स कहते हैं कि उन्हें इस वक्त नए शिकाराज या नई जो हाउस बोट्स हैं वो बनाने की अशद ज़रूरत है, वो अब नहीं बना सकते इंतज़ामिया के मुताबिक। दूसरा, इस वक्त चूंकि लॉकडाउन है, इससे पहले 5-8 महीने भी 5 अगस्त के बाद की सूरत हाल रही और उससे पहले भी विंटर्स में चूंकि यहाँ पर देखा जाता है आमतौर पर ज़्यादातर हिस्सों के अंदर कामकाज जब मुतासिर होता है तो ये वो एक फ्रेटर्निटी है, ये वो हिस्सा है जो जम्मू कश्मीर की मईशत क्या या जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त सयाहत की बैकबोन भी अगर कहें तो शायद गलत नहीं होगा, इसलिए क्योंकि एक बड़ा पार्ट प्ले करते हैं ये हाउस बोट ओनर्स या हाउस बोट वाले। लेकिन इन सब के बीच में पिछले 8-10 महीनों के अंदर या 1-1.5 साल का अगर पूरा रिकॉर्ड उठाकर देखें तो सैकड़ों या हज़ारों की तादाद में भी ऐसे लोग हैं जिनका रोज़गार ख़त्म हुआ है, ख़ासतौर से हालात के बायस या फिर यूँ कह लीजिए कि माहौल ही कुछ इसी तरीके से बना, चाहे वो हुकूमती फ़ैसलों की वजह से हो या फिर कुदरत की मार कुछ हिस्सों के अंदर जहाँ पर इन लोगों को मुतासिर होना पड़ा। इन सब के बीच में दोबारा इस चीज़ को रिवाइव करना, एक तो ये कि वो लोग जो इस वक्त तैयारी कर रहे थे, जो 30-30, 40-40 साल से अपना कारोबार चला रहे थे डल और नगीन पर, उन लोगों को दोबारा ये हाउस बोट रिपेयर करने की ज़रूरत थी, वो अब इजाज़त नहीं होगी। एक परेशानी ये। दूसरा ये जो सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में हम बात कर रहे हैं, बार बार जम्मू कश्मीर के अंदर जब टूरिज़्म सेक्टर से वाबस्ता लोगों की ज़िंदगियाँ मुतासिर हुई हैं या जिन लोगों की जॉब्स ख़त्म हुई हैं
उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो हाउस बोट ओनर्स में भी है, हाउस बोट एसोसिएशंस के साथ वाबस्ता लोग हैं, वो लोग भी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। ऐसे में इस चीज को दोबारा रिवाइव करना उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया है इन हालात के अंदर। और टूरिज्म इंडस्ट्री जिस तरीके से ठप होकर रह गई है, चाहे वो हालात की वजह से आप देख लीजिए या कोई और रीजन रहा हो, उस टूरिज्म सेक्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाले एक अहम हिस्सा हाउस बोट या हाउस बोट ओनर्स के साथ साथ शिकारा वाले इस वक्त बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। नई हाउस बोट पॉलिसी को लेकर हाउस बोट ओनर्स जो है वो लगातार परेशान है और हुकूमत से वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि देखिए आप जिस तरीके से इसको ले रहे हैं ये सही नहीं है और उनकी माशियत का पूरा ख्याल जो है वो रखा जाए। और कोशिश करेंगे कि अब्दुल-रशीद कल्लू साहब जनरल सेक्रेटरी है वो ज्वाइन कर सके हमारे साथ, उन तक हमारी बात पहुँचे ताकि उनके साथ जो है मज़ीद गुफ्तगू हम कर सकें। चलिए, हमारे साथ इस वक्त अब्दुल-रशीद कल्लू साहब ने ज्वाइन कर लिया है, जनरल सेक्रेटरी है कश्मीर हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। रशीद साहब, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जब से ये पॉलिसी बनाई गई उसके बाद आपकी तरफ से मुसलसल आवाज़ उठाती रही है और जो हाउस बोट ओनर्स हैं उनकी तरफ से भी एतराज़ किया गया था इस पॉलिसी को लेकर। मुश्किलात जितनी भी थी उसके बाद इंतजामिया से आपकी तरफ से कोई बातचीत हुई, कोई रुजू किया गया इंतजामिया से इस पूरे मामले में, और क्या अभी तक पेशरफ्त हुई है पूरे मामले में? नहीं सर, जैसा कि आपको पता ही है कि इंतजामिया से हमने डायरेक्टली कुछ नहीं किया। अपॉइंटमेंट के लिए लेटर्स भेजी है, टाइम मांगा है, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला है जी। और उसके बाद हमने पेपर में इस पॉलिसी के मुतालिक अपने एतराजात पेश किए हैं, क्योंकि इसमें इन्होंने पब्लिक डोमेन में ये छोड़ दिया है क्योंकि हम स्टेक होल्डर्स है, हमारे साथ इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। जी रशीद साहब, एक चीज और भी बताइएगा, इस वक्त जो पॉलिसी बनाई गई एक्चुअल में किस पॉइंट पर आपको एतराज है? हम जो चीजें देख पा रहे हैं कि पूरी इंडस्ट्री, इससे जब आप मुतासिर होते हैं तो पूरी इंडस्ट्री का कामकाज ठप होकर रह जाता है, वो चीजें जिनने सबसे ज्यादा मुतासिर किया या जहां पर दिक्कत आ रही है इस पॉलिसी के बाद? देखिए सर, सबसे पहले 5 अगस्त से जो हमारा टूरिज्म टोटल फ्लॉप हुआ है जी। जब से वो आर्टिकल 370 से, तब से हमने आज तक अपने हाउस बोट के दरवाजे नहीं खोले। ठीक है सर, उसके बाद भी उससे पहले भी आपको पता ही है कि यहाँ के हालात कैसे रहे रिगार्डिंग द टूरिज्म। खासकर हमारे हाउस बोट में 2 या 3 कमरे होते हैं, हम उसी पर अपना गुजारा चलाते थे। अब जो ये गाइडलाइन है, इन्होंने इनमें चेंज करने के लिए बहुत कुछ कहा है। जब हमारे पास माली कोई हैसियत ही नहीं है वो करने के लिए, तो हम वो कैसे करेंगे इन हालात में? एक तो वो हो गया जी। दूसरी बात ये है कि हम चाहते हैं, हम गवर्नमेंट के साथ हमेशा कॉर्पोरेशन कर रहे हैं, हमारे तरफ से कोई भी किसी जगह पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हमारी जो फैमिलीज वहां पर है, जो डल में रह रहे हैं जी, हाउस बोट के पीछे जो फैमिलीज है, इसमें एक किचन का सवाल नहीं है, इसके पीछे फैमिली 10 आदमी, 5 आदमी, 8 आदमी रहते हैं। अगर इनको डल साफ करना है तो हमें उस फैमिली के लिए पहले तो रिहेबिलिटेशन देनी चाहिए गवर्नमेंट को जी। तो उसके बाद वहां पर हाउस बोट रहेगा और उसके पास उसमें वर्कर्स रहेंगे। फिर उसके बाद जो जिनकी वो क्या पॉलिसी होगी हम उनको उसको भी देख लेंगे। लेकिन अंधा कानून ऐसा है कि पहले एक पॉइंट पे बात करो, फिर वो छोड़ दिया, फिर तीसरे पे ऊपर जाओ, फिर 5वें के ऊपर पकड़ो। कोर्ट के भी डायरेक्शन है कि इनके लिए गाइडलाइन तैयार करो, उन्होंने कहा नहीं है कि इनका गला पकड़ो। लेकिन रशीद साहब, क्या इस पॉलिसी से क्या कुछ नए लोग एडजस्ट होंगे और पुरानों जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं 30, 40, 50 सालों से, उनका कामकाज छिन सकता है? आपका ये भी एतराज है? बिल्कुल छिन सकता है, क्योंकि जब रिपेयर की हमें परमिशन नहीं मिली है, एक हाउस बोट की लाइफ स्पेन है 40 या 30 साल, क्योंकि उसको रिपेयर की बहुत अशद जरूरत होती है। उसके लिए हमें 5-5, 10-10 साल के लिए परमिशन के लिए इंतजार करना पड़ता है, तब तक ये बोट डूब जाती है, फिर हमको मलबा उस लेक से निकालना वापस पड़ता है जी। क्योंकि रिपेयर की परमिशन नहीं है। और जो इसका सीड है, टिम्बर है, देवदार लकड़ी, वो 5000 बाजार में 1 फुट के हिसाब से बेचते हैं, तो हम कहाँ इस वक्त वो अफोर्ड कर सकते हैं।
हर एक जगह पर कहते हैं कि ये आइकॉन है, हेरिटेज है, हाउस बोट एक हेरिटेज है, लेकिन ये कागजाई तौर पर है, लेकिन इसके लिए कोई आगे सामने नहीं आता है। बहुत शुक्रिया रशीद कुल्लू साहब, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे थे। बात हाउस बोट ओनर्स के हवाले से हो रही थी, क्योंकि 800 से ज्यादा ऐसी फैमिलीज हैं जो डल और नगीन में अभी भी हाउस बोट्स पर इन्हिसार करती हैं, जिनका रोजगार या रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो इन्हीं पर चलती है। लेकिन गुज़श्ता कुछ महीनों से या कई बरसों से जो हालात रहे, वहां बार बार इन लोगों को भी मुतासिर होना पड़ा। और प्रोग्राम को जब वाइंड अप करेंगे एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1500 हाउस बोट्स हुआ करती थी इन दोनों लेक्स के अंदर, नगीन और जिलीडल के अंदर। अब ये सिमट कर सिर्फ 900 तक आ गई हैं और हुकूमत अब इन 900 को भी मज़ीद कम करना चाहती है। देखिए, कुछ चीज़ें जेन्युइन भी है, कुछ चीज़ें हो सकता है इन्हें लग रहा हो कि वो सही नहीं है। अच्छा है कि इफ़ाम तफ़हीम से ये मामला जो है वो हल हो जाए, क्योंकि इनके रोज़गार का भी एक बड़ा मसला बना हुआ है। जी आसिफ। बिल्कुल, चलते चलते आपको ये भी बता दें कि 400 से ज़्यादा और अमवात हुई हैं मुल्क के अंदर। 24 घंटों का जो सूरत हाल हम हर प्रोग्राम में आपके सामने रखते हैं, और 24 घंटों के दौरान जो सरकारी आदादोशुमार हैं, 434 लोगों की मौत हुई है और 19,148 नए केसेस आए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि 12,000 के करीब और नए ऐसे केसेस हैं जो पहले कोविड-19 के पॉजिटिव पाए गए, अब वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होकर वापस अस्पतालों से या क्वारंटाइन सेंटर से या आइसोलेशन सेंटर से उनको इस वक्त, चाहे वो वेलनेस सेंटर्स हो, जहां कहीं पर भी वो थे, पॉजिटिव थे, लेकिन अब सेहतियाब हो चुके हैं। और अब जिन लोगों को अभी तक डिस्चार्ज किया जा चुका है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, जो घर भेज दिए गए हैं, 3,59,800 से ज्यादा उन मरीजों की तादाद है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि जो इस वक्त एक्टिव केसेस है मुल्क के अंदर, 2,26,000 से ज्यादा हैं। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। कल 8:30 दोबारा आपसे मुलाकात होगी, लेकिन प्रोग्राम को लेकर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि इस प्रोग्राम में कोई कमी, कोई कोताही रही हो, आने वाले दिनों में उसको दूर किया जा सके। और आपकी जो आ रहा है फीडबैक है वो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आपकी बात ही हम अरबाब इख्तियार तक पहुंचाने की कोशिश यहां पर स्टूडियो में बैठकर इस प्रोग्राम के जरिए पहुंचाने की कोशिश हमेशा करते हैं। कल 8:30 दोबारा मुलाकात होगी एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर के साथ। मुझे यानी आसिफ को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने की बात। अल्लाह हाफिज़।